हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम सीटेट 2015 का पेपर डिस्कस करते हैं। 20 सितंबर 2015 को ये पेपर आया था। तो हम सीटेट का सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का और 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और हमने 2011 से 2015 में जितने पेपर आए थे वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से पेपर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप लोग को PDF चाहिएगा तो आप लोग मैसेज करिएगा, तो हम कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा तो हम वो भी डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है सबसे उचित विकल्प इसमें से चुनना है। सबसे उचित विकल्प कौन सा है बच्चों को लेकर? तो इसमें पहला है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो पहला है संप्रेषक और व्याख्यात की, दूसरा है सुगमकर्ता, तीसरा है निर्देशन, चौथा है तालमेल बैठाने वाले। तो इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो इसमें शिक्षक की भूमिका इसमें दूसरा नंबर सही है। सुगमकर्ता की मतलब कि इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। और एक निर्माणकारी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका एक सुविधा प्रदान करता या परामर्शदाता की तरह होती है। तो इसमें आपका दूसरा नंबर सही है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, यानी इंटेलिजेंट बच्चों की विशेषता नहीं है। तो इसमें पहला है आपका उच्च आत्म क्षमता, दूसरा है निम्न औसत मानसिक प्रक्रिया, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, या उचित श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया। तो दूसरे का आपका ऑप्शन दूसरा होगा, निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं। ये एक प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं होती है विशेषता। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेने समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवृत्ति होता है? पहला, इसमें व्यक्तिगत आवश्यकता व इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षा, या अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसमें आपका तीसरे का आपका अंतर्निहित होगा। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, अंतर्निहित। आगे देखते हैं अंतर्निहित मतलब कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित स्वाभाविक दंड की ओर प्रवृत्ति करता है। पूर्व परंपरागत मतलब प्री ऑपरेशनल लेवल होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल होता है कि पहली अवस्था दंड या आज्ञाकारी उन्मूलन की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में बच्चों में दंड से दूर रहने की अभिप्रेरणा अधिक होती है और मजबूत होती है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। विद्यार्थी अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? इसमें से अधिगमकर्ता पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, या कला विधि एल्गोरिदम, या फिर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो आपका 4 नंबर का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना।
जिससे बच्चा सीख सके। मतलब शिक्षार्थियों की व्यक्ति विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंट के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि वह विद्यार्थियों का विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराए। विविध प्रकार अन्य भिन्न भिन्न डिफरेंट प्रकार के व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को चाहिए कि वह पाठ्यक्रम उच्च मापन विविधि गृह कार्य आदि का निर्धारण शिक्षार्थियों की विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर करें। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इसमें आपका पहला है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभवी की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तीसरा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं। और चौथा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो आपका 5 नंबर का आपका तीसरा हुआ कि सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। एक समान गति का मतलब कि सब मतलब एक क्रम में बढ़ते हैं, एक क्रम निर्धारण में बढ़ते हैं। विकास तथा अधिगम की गति सदैव एक जैसी नहीं होती। इनकी गति में कभी तीव्रता और कभी मंदता के लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए सभी विकास दर तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का, मेजरमेंट करने का सबसे अधिक अच्छा तरीका है। तो पहला आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। दूसरा है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए शुरू में और अंत में। या फिर आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। नहीं, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। आकलन मतलब सत्र की जो ईयर का लास्ट है उसमें करना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें आपका 6 नंबर में आपका पहला सही है। 6 नंबर में आपका पहला सही है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। तो आकलन का सबसे अच्छा सर्वयुक्त तरीका है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? तो इसमें है अभिसारी चिंतन, संवेगी चिंतन, अहवादी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो इसमें आपका 4th नंबर सही है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन सृजनात्मक से संबंधित है। अपसारी चिंतन में इंडिविजुअल थिंकिंग में व्यक्ति नए विचारों और वस्तुओं के बारे में नए प्रयोग या उपयोग के उपाय को सूझने के रूप में प्रस्तुत करता है, सुझाव के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे कलम का लिखने के अलावा और किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। मतलब इंडिविजुअल थिंकिंग बच्चों में आती है। तो आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो बच्चों के बारे में निम्नलिखित किस में से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो इसमें आपका पहला है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार और निर्धारण किया जाता है। जब बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है तब बच्चा सीखने के लिए प्रोत्साहित होता है अपने अंदर से। या बच्चों को चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशु का प्रयोग किया जाए, पशुओं का। या बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर या नियंत्रित करके सिखाना चाहिए। और ऑप्शन देखते हैं 4th ऑप्शन, बच्चे सामान्य को और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते। तो वाइगोत्स्की के नियम के अनुसार, मतलब इसकी प्रोसेस जो है वाइगोत्स्की के अनुसार, तो बच्चा समाज के साथ असमंजस क्रिया करके मतलब आंतरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। तो आपका इसमें चौथा हुआ है। आगे देखते हैं 9 नंबर बच्चे। तो 9 नंबर में बच्चे का दिया है कि पहला ऑप्शन है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और वो ज्यों वे बड़े होते हैं उनकी चिंतन गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और दूसरा है कि खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें
बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरते हैं। फिर इसमें है तीसरा है निष्क्रिय जीव होते हैं। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और तीसरा है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों तरफ के जगत को खोज के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ये आपका 9 नंबर का आपका फोर्थ ऑप्शन सही हुआ कि वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं और क्या कहते हैं अपने ही विचारों से जगत को देखते हैं। उनमें जो थिंकिंग होती है, जो चीज़ें होती है, उसी हिसाब से वो देखते हैं। जैसे धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं तब वो चीज़ें वो सीखते हैं, न कि उनका बाकी वो अपने ही परिप्रेक्ष्य से देखते हैं दुनिया को। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों की त्रुटियां, पहला है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक स्वयं हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड दे। या तीसरा है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उस पर अधिक ध्यान दें। फिर चौथा है सावधानी के कारण उन्हें त्रुटियां करते हैं, मतलब सावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो आपका इसमें से 10 नंबर का पहला आपका होगा कि बच्चे की त्रुटियां उनको सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चा अगर त्रुटि ही नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चा जितना त्रुटियां करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा, उतना ज़्यादा चीज़ों को मतलब एब्जॉर्ब करेगा। और तो ये आपका 10 का पहला सही है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 11 नंबर में, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। आगे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ उन शिक्षार्थी का पता लगाएं जो अच्छे अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से होते हैं। आदर्श प्रस्तुत करते हैं, आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। और फिर तीसरा है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। फिर तीसरा इसमें कड़े नियम बनाएं और बच्चे उनको पालन करें। तो आपका इसमें 11 नंबर में आपका तीसरा ऑप्शन सही है कि बच्चे शिक्षार्थियों की अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश डैश विभिन्नता है, मतलब ये किस तरह की विभिन्नता है। तो पहला है आपका अभिक्षमता, दूसरा अधिगम शैली, तीसरा है प्रवर्तकता स्तर और चौथा मूल्यों। तो आपका इसमें 12 नंबर का दूसरा होगा अधिगम शैली। अधिगम शैली यानी सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह विभिन्नताएं अधिगम शैली के कारण होती हैं। जैसे प्रत्येक बच्चे के सीखने का माध्य अलग अलग होता है, इसी माध्य के आधार पर दोनों की अधिगम शैली भिन्न भिन्न होती है। तो आपका ये 12 नंबर का दूसरा क्वेश्चन सही हुआ, दूसरा ऑप्शन सही हुआ। अब तीसरा देखते हैं 13 नंबर, भारत में भाषीय विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 प्राथमिक स्तर बहुभाषीय कक्षाओं के बारे में सर्वथा प्रयुक्त कथन है तथ्य है। तो इसमें पहला है आपका, देखिए पहला ऑप्शन है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई रही हो। और दूसरा है आपका कि शिक्षिका को सभी भाषाओं का
सम्मान करना चाहिए, ये सही है। और सभी बच्चों को सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है जो बच्चों को जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। फिर चौथा है शिक्षार्थियों की अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो नहीं, बच्चा अगर कोई भाषा बोलता है 1 से अगर 2 तक का है, प्राथमिक स्तर का है, पर तो बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वप्रथम वो किया जाता है। मतलब बहुभाषी शिक्षक को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता है। तो और बच्चा अगर कुछ भी वो करता है तो मातृभाषा है या जो भी भाषा उसकी है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये आपका दूसरा नंबर सही हुआ कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो प्रकृति से अभिप्राय है, पहला ऑप्शन है जैविक विशिष्टताएं वंशानुक्रम सूचनाएं, दूसरा है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, और तीसरा भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, और तीसरा है हमारे आसपास का वातावरण, और चौथा ऑप्शन है हाँ यही 4 तक। तो आपका इसमें 14 नंबर का पहला ऑप्शन सही है कि जैविक विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम की सूचनाएं। ये प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से यही अभिप्राय है। जैविक विशिष्टताएं वंशानुक्रम सूचनाओं से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचार में ट्रांसमिशन से होता है। जैसे माता पिता में बच्चों के जीन के माध्यम से प्रवेश होता है, मतलब माता पिता के जीन जो होता है बच्चों में प्रवेश होता है। तो यहाँ पे जैविक विशिष्टताएं वंशानुक्रम सूचनाएं। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। जनसंचार माध्य सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्य बनता जा रहा है। तो इसमें आपका बताना है, पहला ऑप्शन है सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, दूसरा है जनसंचार माध्य की बहुत पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्य अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावी करता है, तीसरा है बच्चे संचार माध्य के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, फिर चौथा है संचार माध्य पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो इसमें जनसंचार का सामाजिकरण कोई चीज़ का वो देना है आपको, जैसे नॉलेज देना है तो समाज में तो किस तरह की चीज़ें मतलब होना चाहिए, किस तरह की प्रोसेस को अपनाना चाहिए। तो आपका 15 नंबर में दूसरा ऑप्शन सही हुआ आपको कि जनसंचार माध्य की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्य अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो इसलिए जो भी अगर प्रचार या चीज़ें इस तरह की दिखाई जाती हैं तो उस पर लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो इसलिए ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया जाता है जो ट्रस्टेड हो। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथन का बताना है, इसमें कौन सा सही नहीं है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, तो इसमें बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। नहीं, जो बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो आपका 16 नंबर का इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन सही है कि बच्चे किस प्रकार न सीखते हैं। इसमें से कौन सा गलत बताना था, गलत ये कौन सा गलत है। तो इसमें आपका यही है कि बच्चे केवल स्कूल में सीखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे हर जगह सीखते हैं, सामाजिक क्रिया करके भी सीखते हैं, अपने आसपास पड़ोस में बच्चों के साथ खेलते हैं तब भी सीखते हैं, परिवार से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये चीज़ इसमें गलत हो गई। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए। तो इसमें पहला है प्रत्येक गतिविधि के प्रेषक के रूप में प्रोत्साहित व पुरस्कारित या दंड देने का उपाय करना चाहिए। बच्चों को रुचि के अनुसार उनके लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना चाहिए। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उनकी उपलब्धि का आकलन करने में कठोर मापदंड अपनाना चाहिए।
अच्छा, चौथा है आपका कि प्रत्येक शिक्षार्थी के अंक लाने के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो आपका इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में आपका दूसरा सही है कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को एक ही लक्ष्य में वो कर देना चाहिए। नहीं, बच्चों के लक्ष्य के अनुसार, बच्चों के उनके नॉलेज या इंटरेस्ट के अनुसार सबको निर्धारित करना चाहिए, जो जो बच्चों का रुचि हो। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समाजीकरण का एक प्रमुख घटक है या प्रमुख कारक है। समाजीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो पहला है कंप्यूटर, दूसरा है अनुवांशिकता, तीसरा राजनीतिक दल और चौथा परिवार। तो आपका इसमें 18 नंबर में हुआ परिवार। समाजीकरण का सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा कारक है परिवार। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि पहला इसमें छोटी समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। नहीं, सीखने की प्रवृत्ति में बच्चा एक दूसरे से सीखता है और परस्पर सहायता भी करता है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में सार्थक होते हैं। बच्चे शिक्षक का काम कम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। इसमें आपका 2 नंबर सही है कि बच्चा एक दूसरे को सहायता करता है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे की सहायता से सीखते भी हैं। परस्पर सहायता भी करते हैं और सीखते भी हैं। तो ये 19 नंबर में आपका दूसरा सही होगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं सीखने की कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह संकेत करता है कि बच्चा डैश डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो एक बच्चा जब कठिन भाषा को सीखने को प्रदर्शित करता है तो वो क्या कहलाता है इसमें से? तो आपका इसमें है मतलब डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्फेक्सिया है और डिसलेक्सिया है। तो जब बच्चा इस तरह की चीज़ें, तो उसमें पढ़ंत वो है, जो पढ़ रहा है बच्चा, तो पढ़ंत अक्षमता है। यहाँ पढ़ंत लिया है, पढ़ंत अक्षमता है यानी डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया एक चीज़ ऐसी है कि पढ़ने से संबंधित विकार है। तो इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हुआ। आगे देखते हैं 21 नंबर शैशवकाल की अवस्था है। शैशवकाल की अवस्था इसमें से कौन सी है? तो 0 से 2 वर्ष, या फिर जन्म से 3 साल, फिर 2 से 3 साल, या जन्म से 1 वर्ष। शैशव अवस्था का इसमें से कौन सा माना जाएगा? तो इसमें से आपका 0 से जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष ये जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशव अवस्था होती है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पहली अवस्था संवेदी पेशित अवस्था मानी जाती है। सेंसरी मोटर स्टेज है ये 0 से 2 वर्ष। आगे देखते हैं 22 नंबर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। तो इसमें आपका ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक संवेदी गति और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक। तो इसमें आपका 22 नंबर में आपका चौथा ऑप्शन सही है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल की अवस्था। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। विकास की प्रक्रिया क्या है? तो विकास की प्रक्रिया इसमें है, इसमें दिया ऑप्शन पहला है जटिल से कठिन, सामान्य विशिष्ट से सामान्य, साधारण से असाधारण आसान और सामान्य से विशिष्ट। तो इसमें आपका 23 नंबर का आपका चौथा ऑप्शन सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रय को सुगम बनाता है। इसे कहते हैं, पहला इसमें सहयोग देना, सहभागी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम या समीपस्थ अधिगम। तो आपका इसमें सहयोगात्मक अधिगम हुआ, मतलब सहयोग देना।
आगे देखते हैं 25 नंबर, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें आपका पहला है आत्मस्मरण, सहयोगात्मक, अहं केंद्रित या अनुकूलन। तो आपका 25 में दूसरा हुआ समायोजन, नवीन जानकारी को शामिल करने के वर्तमान स्कीमा में ये चीज़ें होती है। तो समायोजन वास्तविकता से सामंजस्य करता है और परिचित योजना और मानसिक प्रक्रियाओं में यह व्यवहार में परिवर्तन लाता है ताकि वह नए वातावरण के साथ अनुकूलित व सामंजस्य एडजस्टमेंट कर सके। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में ये चीज़ें रखे बच्चा और बदलाव किया जा सके। तो इसमें आपका 25 नंबर में दूसरा सही है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, मध्य बाल्य अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। मध्य अवस्था में, तो इसमें पहला इसमें आपका ऑप्शन है सांस्कृतिक सही, सामाजिक अहम केंद्रित, जातिवाद, सामाजिकृत परिपक्वता, अभिकृत अहम केंद्रित सामाजिक। तो आपका इसमें 26 नंबर में सामाजिक अहम केंद्रित हो, सामाजिकृत अहम केंद्रित पियाजे द्वारा वर्गीकृत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के मध्य बाल्य अवस्था है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 0 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। तो यहाँ मध्य बाल्य अवस्था में अपने विचारों को प्रकट करने की इच्छा बालकों में प्रबल होती है। तो इसे 2 से 7 वर्ष होता है, इसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। आगे देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठकर पढ़ना या प्रतिबंधित प्रवेश में अधिगम कराना, वे गतिविधियों में जिसे खेल शामिल नहीं होता है, या बच्चों के लिए हस्तपरक की गतिविधियाँ। तो आपका 27 नंबर में आपका चौथा हुआ कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ होनी चाहिए। बाल केंद्रित में यह शामिल है। जब बालक किसी कार्य को स्वयं करके देखता है या स्वयं ही उसे विशेष रूप से समझने के लिए कुछ प्रयोग करता है, तो इससे वह तेज़ी से उस कार्य को सीख लेता है। तो ये आपका चौथा नंबर सही है। 28 देखते हैं, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो उसकी बुद्धि उच्च स्तरीय क्या थी? तो ये है शारीरिक गतिबोध, संगीतिक गतिबोध, भाषाई गतिबोध या स्थानीय। तो जब बच्चा इस तरह की चीज़ें करता है तो उसमें ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है कि ये संगीतम अवस्था है बुद्धि का। जैसे इसमें बच्चा म्यूजिकल इंटेलिजेंट के तहत है, तो इसमें आपका दूसरा नंबर सही हुआ। आगे देखते हैं 29, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के में गणित सीखने और लड़कियां से अच्छी होते हैं, अर्थात ये अध्यापक की सोच है। ये क्या दर्शाता है कि लड़के बस गणित सीख सकते हैं और लड़कियां गणित नहीं सीख सकती अच्छे से। तो यह दर्शाता है, तो यह क्या दर्शाता है? तो पहला आपका जेंडर है, और दूसरा शिक्षा परिषद, तीसरा सही दृष्टिकोण वाला या नीति परक तो नहीं। इसमें अब जेंडर बायस है कि टीचर एक चीज़ को लेके बताता है, एक पक्ष की तरफ इंडिकेट करता है कि लड़के ही गणित सीख सकते हैं, लड़कियां गणित नहीं सीख सकती हैं। ये तो जेंडर बायस वाली चीज़ें हुई। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश अनुरूप बदलता है।
बदलना है। तो इसमें व्यवस्था हो गया, बच्चा हो गया, परिवेश परिवार हो गया, बच्चे परिवार हो गया, प्रवेश हो गया, या बच्चे व्यवस्था हो गया। तो इसमें से किस चीज़ को बदलना है? तो आपका इसमें व्यवस्था और बच्चे को समावेशी शिक्षा में रखना चाहिए। जैसे समावेशी शिक्षक मतलब कि सबको समान शिक्षा देना, हर तरह के मतलब स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड, सामान्य चाइल्ड, दोनों को इंडिविजुअल एजुकेशन के साथ जोड़ना। इसमें सामान्य और अन्य सभी बच्चे इसमें शामिल होते हैं। समावेशी कक्षा में बालकों की आवश्यकता केंद्र में रहती है और व्यवस्था को बालक के अनुरूप बदलना रहता है। व्यवस्था और जिस तरह के बालक की स्थिति होती है उस तरह उसको बदलना रहता है। तो यहाँ कंप्लीट होता है सारा क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। और बाकी हमने 2011 से पूरा पेपर डाल दिया है, 11 से 12, 13 और 14, 15 तक का पूरा पेपर, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।